बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं हूँ आसमा शिराजी। प्रोग्राम है फैसला आपका। बहुत कुछ चल रहा है, बहुत कुछ चल रहा है। और आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आयशा गुलालई के मसले पे, जो कि उन्होंने इल्ज़ामात लगाए हैं खान साहब के ऊपर, कोर्ट में जाने का फ़ैसला भी किया है। कल काश के उनके पास कुछ सबूत भी होते, लेकिन ये जो इल्ज़ाम की सियासत चल पड़ी है पाकिस्तान के अंदर, इससे पाकिस्तान की सियासत को नहीं, तमाम सियासतदानों को बहुत धचका लगेगा और लग रहा है। और ये गुज़िश्ता कई दिनों से मैं ये बात मुस्तकिल अपने प्रोग्राम में कर रही हूँ। आज कुछ नई डेवलपमेंट्स हैं और बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं। उसमें एक तो ये है कि जी जो नैब के केसेस खुलने हैं शरीफ ख़ानदान के, उनके ऊपर निगरान मुकर्रर किया गया है जनाब जस्टिस एजाजुल आसन साहब को। और काफ़ी इंपॉर्टेंट इसलिए है कि अगर आप पूरी प्रोसीडिंग्स देखें तो वैसे तो तमाम जज साहिबान ने बहुत मेहनत से काम किया है, लेकिन जो सवाल पर्टिनेंट उठाए थे वो एजाजुल एहसन साहब ने उठाए थे। और अब आज गोके जावेद हाशमी साहब ने एक प्रेस ब्रीफिंग भी की और उन्होंने उसमें कहा कि एक कोर्ट जो कि नैब एक अलग कॉन्स्टिट्यूशनल इदारा है, उसके अंडर आप किस तरह से उसको किसी के अंडर कर सकते हैं, यानी कोई और जो सुप्रीम कोर्ट का जज है उसको किस तरह से ओवरलुक कर सकता है, उसको किस तरह से सुपरवाइज कर सकता है। तो एक कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चन ज़रूर है अपनी जगह पे कि नैब का जो आईनी किरदार है उसके ऊपर सवालात मौजूद हैं, लेकिन बहरहाल हम इस पर ज़रूर बात करेंगे। आज शाहिद खाकान अब्बासी साहब जो हैं उन्होंने एक बड़ा अहम पैगाम दिया है। उन्होंने कहा हुकूमत बदली है, वज़ीर आज़म बदला है, पॉलिसी नहीं बदली। ये पैगाम उन्होंने किसके लिए दिया, इस पर बात करेंगे। और काबीना के मसले के ऊपर आज मरी में बड़ी लंबी लंबी सिटिंग्स हुई हैं लेकिन नाकाम हुई हैं, और उसकी बुनियादी वजह ये बताई जा रही है कि कुछ पोर्टफोलियोज ऐसे हैं जिसके ऊपर अभी तक कुछ कंसेंसस नहीं बन पा रहा। और अभी तक चौधरी निसार अली खान साहब वाला सवाल अपनी जगह पे है कि आया उनको काबीना में आना है कि नहीं आना। गो कि वो कह चुके हैं कि मैं रिज़ाइन कर दूंगा जैसे ये फैसला आएगा उसके बाद, और मैं सियासत से ही खैर बात कह दूंगा और सियासत को ही छोड़ दूंगा। लेकिन अब वो एक बड़े इंपॉर्टेंट उम्मीदवार के तौर पर काबीना के लिए जो है देखे जा रहे हैं। दूसरी तरफ शहबाज शरीफ साहब हिचकिचा रहे हैं कि वो मरकज़ में आए और यहाँ की सियासत करें। क्या ये बात दुरुस्त है? क्यों हिचकिचा रहे हैं? दूसरी तरफ भी हिचकिचाहट है कि अगर वो आ गए तो उनके आने से क्या नुकसान जो है वो उनके पोजीशन पार्टी और ख़ास करके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हो सकता है। इन सारी चीज़ों के ऊपर हम ज़रूर बात करेंगे। रज़ा रब्बानी साहब ने आज बहुत इंपॉर्टेंट बात की है और मैं ये चाहती हूँ कि आप उसको भी सुने और उसके बाद फिर मौजू को आगे बढ़ाते हैं। सुनिएगा रज़ा रब्बानी साहब क्या कह रहे हैं। और आजकल आप देख रहे हैं कि एग्जीक्यूटिव पार्लियामान पे हमलावर होती है, एग्जीक्यूटिव जुडिशरी के कामों में मुदाखलत करती है, जुडिशरी पार्लियामान के कामों पे हावी होने की कोशिश करती है, जुडिशरी अपने एग्जीक्यूटिव के ऊपर हावी होने की कोशिश करती है। एक आमिर आया और उस फौजी आमिर ने 58(2)B दे दिया। जब 58(2)B को खत्म किया गया तो फिर एक नया तरीक़ाकार आपके और हमारे सामने आ गया। नया तरीक़ाकार 58(2)B जिसके तहत सदर जो था जब चाहे असेंबली तोड़ सकता था। अब कहा जा रहा है कि 62-63 को इंट्रोड्यूस कराया गया है। ये एक बहुत ही अहम सवाल है जिसके ऊपर हम ज़रूर बात करेंगे। आज हमारे बहुत मोअज़्ज़ज़ मेहमान हैं जनाब शफकत महमूद साहब, तर्जुमान है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। सर बहुत बहुत शुक्रिया। जनाब सैयद नवीद कमर साहब, कल वज़ीर आज़म के ये उम्मीदवार भी थे और बहुत ही अच्छी तकरीर कल आपने की सर, बहुत बहुत शुक्रिया। और सीनियर रुकन भी हैं ज़ाहिर मेंबर पार्लियामेंट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मुसद्दिक मलिक साहब भी हमें ज्वाइन उन्होंने कर लिया है और वो भी अब तर्जुमान तो नहीं रहे वज़ीर आज़म के, लेकिन हो सकता है नए वज़ीर आज़म भी उनको अपना तर्जुमान बनाए। लेकिन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के सीनियर रहनुमा ज़रूर हैं। हमें ज्वाइन करेंगे मोहतरम मज़हर अब्बास साहब भी थोड़ी देर में कराची से, और उनसे हम कुछ तज्जिया भी लेंगे। लेकिन सबसे पहले शफकत साहब, सर ये जो पहले तो ये बताइए कि ये जो आज वज़ीर आज़म ने कहा है कि हुकूमत बदली है, पॉलिसी नहीं, इसका क्या मतलब है? आई होप कि उसका मतलब ये नहीं है कि जिस तरीके से सुस्ती से और
इनकॉम्पिटेंस से पिछली हुकूमत चलाई जा रही थी, आइंदा भी उसी इनकॉम्पिटेंस और उसी सुस्ती से हुकूमत चलाएंगे, या ये है कि पार्लियामेंट को जिस तरह ट्रीट नवाज शरीफ साहब करते थे उस तरह ही खाकान अब्बासी साहब, शायद खाकान अब्बासी साहब भी ट्रीट करेंगे, या और बेशुमार मसाइल जो कि नवाज शरीफ साहब की तर्ज हुकूमत के थे कि वो भी शायद खाकान आपको साहब। लग रहा है मुस्तकिल वजीर आजम होंगे ये शायद 10 महीने के लिए? देखिए ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग सवाल है, इसलिए कि इसमें कुछ चीज़ें अब सामने आने शुरू हो गई और आपने पहले थोड़ा सा जिक्र भी किया, तो इसलिए मैं थोड़ा कमेंट करूंगा। इसके बारे में तो मुझे कोई डाउट नहीं है, मुझे ज़ाती तौर पे इल्म है कि शहबाज शरीफ साहब इतने कीन है वज़ीर आज़म बनने के जिसका कोई हिसाब ही नहीं, अच्छा, और हमेशा से है, बड़े सालों से है। देखिए सर 10 महीने के मैं लिए बता रहा हूँ ना, अच्छा। बड़े सालों से है। हाँ, लेकिन प्रॉब्लम उनको पड़ी है कि पंजाब में क्या होगा, क्योंकि अगर वो अपने बेटे को नॉमिनेट करते हैं जिसके बारे में एक रेजोल्यूशन भी आ गया है, जी, तो इसका मतलब है कि डायनेस्टी या वो जो डायनेस्टिक पॉलिटिक्स की जो ताना उन पे आता है वो आखिरी हदों को छूने लगेगा। सो उनको, लेकिन पंजाब को हाथ से जाने भी नहीं देते, जाना चाहते, किसी और के हवाले भी नहीं करना चाहते। मेरा ख्याल है एक और मसला भी है, मुझे लगता है कि लाहौर से बाई इलेक्शन में भी उनको प्रॉब्लम है। तो सर वो 2 उकाड़ा की सीटें ले लेंगे, उनका क्या है? बहरहाल इतना आसान काम नहीं है कि अगर वो लाहौर से चाह के उकाड़ा में लड़े, आपको लगता है NA 120 में उनको टफ कंपटीशन मिलेगा? बहुत ज्यादा। और अगर वो ये छोड़ के भाग के जाके डीजी खान में छुप जाते हैं या उकाड़ा चले जाते हैं, तो सियासी तौर पे तो हार गए ना, कि अब भाई की सीट पे नहीं लड़ रहे, कहीं और से जाके लड़ रहे। अच्छा, तो मेरा ख्याल है कि एक वो तो भी वो नहीं लड़ना चाहते, NA 120 नहीं लड़ना चाहते basically। मेरा ख्याल है कि NA 120। अच्छा, ये इंटरेस्टिंग वैसे नवीद कमर साहब, आप इतनी अरसे से पार्लिमानी सियासत के अंदर हैं कि 300 लोगों ने एप्लीकेशन भेजी है, जिसे रेजोल्यूशन भी कहा जा रहा है कि जी हमजा शहबाज चाहिए हमें वजीर आला। तो आप, ये तो मेजोरिटी की राय है, अगर पार्टी की मेजोरिटी चाहती है कि वो वजीर आला बने तो व्हाई नॉट, हर्ज क्या है? देखें, एट द एंड ऑफ द डे अगर पार्टी चाहेगी तो हमजा बन भी जाएंगे, लेकिन इज दैट द राइट थिंग टू डू? या मैं शफकत की बातों में कुछ और भी ऐड करूंगा। देखें, ये जो आपने कहा, खैर 45 डेज से, अब तो जाहिर है कि नया शेड्यूल जो आ गया है उसके बाद तो वो और भी लंबा हो जाएगा। 6 महीने के लिए वज़ीर आज़म बनाने के लिए जितने उनको रिस्क लेने पड़ेंगे, इज इट वर्थ इट? एक तो एक क्लाउड्स जो हैं, जैसे उनका नाम फ्लोट हुआ, ताहिरुल कादरी साहब भी आ गए, हुदैबिया भी आहिस्ता आहिस्ता सर उठाने लगा है, और आज मुतालबा भी हुआ है बाकिर नजफी रिपोर्ट को पब्लिक करने का। तो देयर इज अ लॉट ऑफ बैगेज जो कि ही इज कैरिंग। देखिए, जनरल इलेक्शन में आना एक और बात है, एक फोकस्ड, एक सिंगल उसमें होना, मेरा ख्याल है कि रिस्क ज्यादा हैं और जो बेनिफिट्स जो हैं वो कम है। अगर शायद मुनासिब कैंडिडेट हैं 2 महीने के लिए, तो 8 महीने और में क्या उसमें प्रॉब्लम आता है? मुझे, मेरा ख्याल है कि ये रिस्क वाला काम होगा। एंड मैंने तफसीलात रिस्क की बता दी, वो जनरली रिस्क पे आ गए। अच्छा, मैं क्विकली मजहर साहब, आपकी, इससे पहले कि मुसद्दिक मलिक साहब से पूछूं, आपकी क्या ऑब्जर्वेशन है? जो हमें फील मिली है वो PTI की तरफ से भी एक खौफ का आंसर है कि जो वो चाइना में है ना, पंजाब स्पीड या शहबाज स्पीड वाली बात, तो अगर वो आ गए तो सारे प्रोजेक्ट्स मुकम्मल हो जाएंगे और इलेक्शन वो जीत जाएंगे। सर मैं सवाल तो पूछ सकती हूँ ना, क्या क्या ख्याल है आपका, ये खौफ का आंसर भी है कि नहीं, या इधर खौफ का यास्मीन राशिद से ज्यादा आंसर है? हमें किस बात का खौफ? देखिए आसमा, एक तो चीज़ ये है कि नवीद कमर तो नहीं चाहेंगे कि शाहिद खाकान अब्बासी 45 दिन तक रहें, वो चाहेंगे कि वो 10 महीने रहें, उनके पुराने दोस्त हैं। दूसरी बात, इससे हट के देखिए, नवाज शरीफ साहब के लिए जो बड़ा सवाल है वो ये कि NA 120 अभी तक नवाज शरीफ वहाँ से हारे नहीं हैं, और जो 2 इलेक्शंस वहाँ से वो नहीं लड़ पाए 2002 और 2008 में, उसमें भी वहाँ सिचुएशन ये रही कि मुस्लिम लीग नून इलेक्शन जीत गई थी, लेकिन कभी भी किसी कैंडिडेट ने इतना वोट नहीं लिया जितना डॉक्टर यासीन राशिद ने लिया था पिछले इलेक्शन में। 50,000 वोट लिया था।
और वो यही नहीं, वो कॉन्स्टेंटली वहाँ काम करती रही हैं उस कॉन्स्टिट्यूंसी में। बिल्कुल। तो नवाज शरीफ साहब के लिए दो बड़े सवाल हैं। एक ये कि शहबाज शरीफ अगर नहीं लड़े तो क्या कोई दूसरा मुस्लिम लीग नून का रहनुमा वहाँ से ये नशिस्त जीत सकता है या नहीं जीत सकता। और दूसरा ये कि शहबाज शरीफ अगर वहाँ से लड़ते हैं और इवन अगर वो 4-5 हज़ार वोट से भी जीतते हैं, तब भी मॉरली जो है मुस्लिम लीग पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए ये एक बड़ा आइंदा इलेक्शन में बहुत नेगेटिव जाएगा। तो मेरा अपना ख्याल ये कि तमाम तर रिस्क के बावजूद गालिबन शहबाज शरीफ को वो यहाँ से लड़ाने का रिस्क नहीं लेंगे, क्योंकि वो 2018 के इलेक्शन पे बहुत ज़्यादा नेगेटिवली जाएगा अनटिल अनलेस उनकी असेसमेंट ये हो कि वो 30-40 हज़ार की लीड से जीत रहे हैं, जो कि मुझे शायद नहीं लगता है। दुरुस्त बात है मतलब मुसद्दिक साहब, ये मेरा ख्याल है। हाँ। तो ये बिल्कुल ऐसा ही है। देखिए ये बिल्कुल ऐसा ही है आसमा, के जिस तरह लाड़काना से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सीट हार जाए या भुट्टो सीट हार जाए। बिल्कुल। डायनेस्टिक पॉलिटिक्स की अभी शफकत महमूद साहब ने भी बात की, नवीद कमर ने भी बात की। अच्छा, उसमें मैं आती हूँ सर। इससे रिश्तेदारी सिर्फ शरीफ और इसमें नहीं रही है, जी हाँ। और लोग भी आ गए हैं। परवेज खटक साहब के बारे में भी यही कहा है कि अपने रिश्तेदारों को ले आए। तो ये हमारे यहाँ एक कल्चर है जिसको हमें डिस्कस और लोग उसको पसंद भी करते हैं सर, लाइक इट और नॉट। पाकिस्तान के अवाम उसको पसंद भी करते हैं। मुसद्दिक साहब, आज सारा दिन बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग्स रहीं और फिर बाद में पता चला शाम को हलफ बर्दारी है, फिर हलफ बर्दारी भी नहीं हो सकी। कुछ पोर्टफोलियोज के ऊपर मेरा ख्याल है इख्तलाफ है अब तक। देखिए, सबसे पहले तो मैं सैयद नवीद कमर साहब को मुबारकबाद देना चाहता हूँ। मैं समझता हूँ इन्होंने बड़ी तारीख साज कल तकरीर की है। मैं वहाँ बैठा हुआ था और जिस मतानत के साथ इन्होंने तकरीर की है, अगर मैं समझता हूँ ये रिवाज हमारी असम्बली में आ जाए तो एक तो पोलराइजेशन ख़त्म हो जाएगी, हम में दिल में हौसला पैदा होगा कि हम एक दूसरे को मुबारकबाद दे सकें, और अगर किसी को शिकस्त भी हो तो कह रहे हैं उनकी वजूहात दूसरी है। कोई भी नजर साहब पुराने, अच्छा पुरानी दोस्ती ठीक है, ज़रूर होगी, लेकिन फिर भी आप उनसे ये जो उन्होंने सलीका इख्तियार किया है उसकी मुबारकबाद के तो वो मुस्तहिक हैं। उसको इस वक्त स्पाइक करने का क्या फ़ायदा कि दोस्त ना होते। मुझे कभी यकीन है उनके दोस्त ना भी होते तो वो शायद ऐसी तकरीर करते, क्योंकि सईद साहब के साथ मैं प्रोग्राम करता हूँ रोज़, और उनकी जो गुफ्तगू वैसे वकील साहब आजकल सबको पीपल्स पार्टी याद आ रही है, भुट्टो साहब याद आ रहे हैं। नहीं देखिए, पीपल्स पार्टी में नहीं, पीपल्स पार्टी में कुछ बहुत सख्त तकारीर भी हुई है, ऐसी बात नहीं है। बीबी और भुट्टो साहब की शहादत जो है वो वाकई याद आ रही है, क्योंकि मुल्क उसी तरह के मरहले से हमारे नुक्ता नज़र से गुजर रहा है। ये ज़रूरी नहीं कि बाकी लोग इससे मुत्तफ़िक हों, ये हमारा नुक्ता नज़र है और एक बायस्ड नुक्ता नज़र है, सियासी नुक्ता नज़र है, और इस वजह से बिल्कुल बात आपकी ठीक है। लेकिन सैयद साहब की जो मैं तारीफ़ कर रहा हूँ, ये तो मैं इनका मोतरफ़ हूँ दीगर प्रोग्राम्स के हवाले से भी, तो ये बड़ी सिंसेयर मेरी। शफकत महमूद साहब ने कहा कि वज़ीर आला साहब की बड़ी पुरानी जी ये जाती है, कंजूसी से काम ले रहे हैं हमारे साथ। मैं माफ़ी चाहता हूँ, करने लगा हूँ। ये मुस्तकबिल का पेश खेमा है PMLN और PPP। ठीक, हाँ, ये साजिश है, साजिश है। तो नहीं, मैं तो ये कहने लगा था कि शफकत महमूद साहब की बड़ी पुरानी रफ़ाकत है। शहबाज शरीफ साहब से ज़रूर उनके दिल के राज जानते होंगे, मैं नहीं कह सकता। सियासत के अंदर ख्वाहिश होती है इम्पैक्ट की। मैं समझता हूँ कि जो भी शख्स सियासत में आता है, और बिलखुसूस शफकत महमूद साहब जिनको मैं जानता हूँ, मेरी इनसे गुफ्तगू होती, ये तमाम लोग बहुत बहुत बड़े काम छोड़कर सर अब मैं जेलस हो रही हूँ और टाइम भी मेरा जो है ना वो काफी कम है, मुझे ब्रेक का भी कहा जा रहा है। चलिए, मैं चाहूंगी कि शहबाज शरीफ साहब के ऊपर कमेंट कर दें आप कि वो नहीं आए, मतलब मुस्तकिल हो सकता है वो ना हो। नहीं, देखिए, हर एक की ख्वाहिश है खिदमत की और इम्पैक्ट की, हर बंदा उस ख्वाहिश से आया, और हमारे आपस के इख्तलाफात भी होते हैं। शहबाज साहब ने, मैं समझता हूँ हमारी पार्टी की कामयाबी ये है कि जिन दो लोगों को सिलेक्ट किया है, अगर आप मुआजना करें तो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट, सबसे ज़्यादा सर्विस और सबसे ज़्यादा बेहतरीन कारकर्दगी इन दोनों की रही है। शहबाज साहब ने पंजाब का जो भी शक्ल, आप बेशक उससे इख्तलाफ करें, जो भी उनका इम्पैक्ट आया है, और जो LNG के हवाले से, गैस के हवाले से जो इम्पैक्ट अब्बासी साहब ने, वज़ीर आज़म ने पैदा किया, वो भी आपके सामने। तो मैं समझता हूँ दोनों बेहतरीन कैंडिडेट्स हैं, और जो पार्टी ने फैसला किया काबीना उसको पार्टी आगे चलेगी। काबीना हो जाएगी। सीनियर, मैं उसमें ये नहीं कह सकता कि मुझे अंदर की बात पता है, मैं आपको बताने लगा। सीनियर लोग बैठे हुए हैं और वो फैसला कर रहे हैं, और इंशाल्लाह एक आध दिन में हो जाएगा फैसला और नई काबीना हल्फ उठा लेगी। अच्छा, उसमें चौधरी निसार भी होंगे? ये मैं नहीं कह सकता। देखिए, हमारी ख्वाहिश है अच्छा। क्योंकि वो एक पार्टी के
बहुत अहम रुकन है और लीडर हैं और पुराने लीडर हैं और सबकी ये लेकिन ख्वाहिश उन्होंने है। तो कहा था मैं रिजाइन कर जी दूंगा वो ना, मैं ठीक तो है, इस्तीफा देखिए दे दूंगा। आप उनकी मर्जी जो है वो तो उनकी मर्जी है, हमारी ख्वाहिश के ऊपर तो कोई कैद नहीं है। अब ये तो सर अब ऑन रिकॉर्ड है ना, ये तो रिकॉर्ड का हिस्सा है, हम तो चलाते ये भी रहेंगे तो आप क्लिप कि मेरी आपने ख्वाहिश- कहा था कि हमारी नहीं, जो- मैं तो रिजाइन कर, सियासत को खैर बात कह लेकिन दूंगा। हमारी पार्टी की जो ख्वाहिश है उसका भी तो मैं बरमला इजहार कर रहा हूँ। सर उससे जुदा है, वैसे मैं ब्रेक लेती हूँ, ब्रेक के बाद बताऊंगी पार्टी की ख्वाहिश भी। एक छोटी सी ब्रेक, वापस आते हैं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन, एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। तो काफ़ी तारीफ हुई है लेकिन साफ बात कर दी उन्होंने, कहा कि काबीना का फैसला तो हो जाएगा, लेकिन काबीना का फैसला कैसा मुश्किल फैसला होगा इनके लिए। मेरा ख्याल है मुश्किल फैसला है, क्योंकि पहले भी खदशात थे कि कुछ ग्रुपिंग है पार्टी के अंदर, और अब क्योंकि ये कैबिनेट वाला मरहला दोबारा खुल गया है तो उसमें कई लोग ख्वाहिशमंद होंगे, कई लोग ऐसे होंगे जो कि चाहेंगे कि निसार साहब को ही ले लें। अब पता नहीं वो रिटायरमेंट, सियासी रिटायरमेंट थी जो फौरन खत्म हो गई है। सर मुलाकातें तो आपके लीडर से हो रही पब्लिक हैं के उनकी, या नहीं, होटल के हमारे अंदर? लीडर से कोई मुलाकात नहीं हुई, लेकिन वो ये कह सकते हैं नहीं बिल्कुल नहीं, नहीं मुलाकात तो हुई है, नहीं वो एक ही जगह पे खाना खा रहे थे, वो चले गए, हैंडशेक हुआ है। हैंडशेक भी नहीं हुआ। अच्छा, हाँ, तो वो कह सकते हैं कि पब्लिक के पुरजोर इसरार पर मैं दोबारा, तो ये खबर चौधरी साहब के बारे उन्होंने तरदीद भी नहीं की, हालांकि वो तो फौरन तरदीद कर देते हैं। मतलब ये है कि वो शायद चाहते हो कि तरदीद ना हो, लेकिन बहरहाल पॉइंट इज कि चौधरी साहब हो गए, वो शायद वजीर खारजा बनने के सुना ख्वाहिशमंद हैं, कोई और लोग बीच में हैं, कोई इंटीरियर मिनिस्टर की बातें हो रही हैं। सो प्रॉब्लम्स हैं, अगर प्रॉब्लम्स ना होते तो एक तो चॉइस ये थी ना, पुरानी काबीना जो है उसी को अनाउंस कर देते। सो प्रॉब्लम्स हैं उसकी, और बहुत सोच विचार इसलिए भी हो रही है कि अगर अभी कोई प्रॉब्लम हो गया, हाँ, तो मैंने तो हमेशा से ये कहा है कि अगर तो ये स्मूथ ट्रांजिशन कर लेते हैं ठीक, तो फिर तो कोई फिर प्रॉब्लम मसला नहीं है। लेकिन अगर नहीं करते फिर बहुत बड़ा मसला है। अच्छा, लेकिन नवीद कबर साहब ये इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि आज वज़ीर आज़म आए और उन्होंने मुख्तसर सी बात की सहाफ़ियों से, ये कहा कि वज़ीर आज़म बदला है, हुकूमत बदली है, पॉलिसी नहीं बदली। तो ये पैगाम उन्होंने दिया है, और अगर काबीना के अंदर चौधरी निसार साहब वगैरह आते हैं तो इसका तो मतलब है कि नहीं, पहली चीज़ तो ये कि इनको कहना चाहिए था ये बात कि वज़ीर आज़म बदला है, पॉलिसी नहीं बदली। मतलब PMLN की गवर्नमेंट है और उसकी कंटिन्यूएशन ऑफ पॉलिसीज़, वो तो हैरान कुन बात नहीं है। जो मुझे अजीब बात लग रही है वो यही है कि क्यों उसी काबीना को कंटिन्यू नहीं किया गया। आपको याद होगा जब यूसुफ गिलानी साहब की गवर्नमेंट ख़त्म हुई थी तो फौरी तौर पे जब राजा परवेज़ अशरफ आए तो सेम कैबिनेट वो सिवाय शाह महमूद कुरैशी के, नहीं उससे पहले चले गए। ठीक ठीक, गए थे। वो ये पानी और उससे- बिजली वाली के ऊपर उनका नहीं, शायद वो पहले हुआ। थे। ठीक ठीक, लेकिन इस टाइम पे, क्योंकि इस टाइम पे आप यू डोंट रॉक द बोट। लेकिन अजीब मुझे समझ में आता, या तो यह है कि बहुत सारी चीजें दबी हुई थी, अब वो ढक्कन खुला है तो सर अब एयर आप हो PMLN रही है। करिए इख्तियार इख्तियार के साथ, जमहूरियत अवाम चले के वो साथ, तो जब लेंगे आइन तब की बात आइन है। रियासत के साथ। अब ये नया नजरिया दिया है ना नहीं उन्होंने। नहीं, वो सही है। अलग मैं एक और बात भी इसके साथ करना, इन्होंने उजलत में कौमी असम्बली भी जुमे को बुला ली है। अब अगर इनकी कैबिनेट ना हुई जुमे की सुबह 10 बजे तो कौन उसको प्रोसीडिंग्स को डील करेगा, बिजनेस कौन उठाएगा, अब सवालों के जवाब खाली कौन वज़ीर देगा? आज़म। अच्छा, वैसे पहले भी नहीं आते थे, अब भी नहीं आएंगे। नहीं नहीं, ऐसे तो नहीं है ना। अब तो कोई पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी नहीं है, कोई ऑन देयर बिहाफ बोलने वाला नहीं है। इट्स नथिंग, इट्स अ वैक्यूम। अच्छा, ये वैसे वैक्यूम मजहर साहब आप कैसे देखते हैं? क्योंकि मियां साहब का मरी में बैठना, और आपको याद हो कल हमजा शहबाज ने वोट नहीं किया, उन समेत 12 अरकान असेंबली ने कल वोट नहीं किया। क्या सर, क्या करेंगे, क्या कहेंगे आप? देखिए, एक तो मेरा ख्याल है कि जो कैबिनेट का डिले है ना, इसका ताल्लुक NA 120 से है। ये फैसला गालिबन मुस्लिम लीग नून इसको करने जा रही है कि अगर ये 45 दिन की कैबिनेट बनानी है तो इसमें कौन लोग हों, और अगर इसे 10 महीने की कैबिनेट बनाना है तो इसमें कौन लोग हों। और यही एक बेसिक मेरा ख्याल है जो पूरी फैमिली भी, शहबाज शरीफ साहब की भी और मियां नवाज शरीफ की भी फैमिली जो उधर मौजूद है और बाकी दीगर सीनियर्स भी हैं, उनके पेशन है। वरना तो ये जिस दिन इनकी ओट टेकिंग हुई थी उसी दिन कैबिनेट, शाम को कैबिनेट ओट लेते थी। अगर आपने बिल्कुल उसी तरह, क्योंकि
जाहिर है जब ये फैसला हुआ तो चंद अफराद या कुछ लोगों की कैबिनेट बना के आप काम तो फौरन आगे बढ़ाते। तो कुछ गड़बड़ है। जहां प्राइम मिनिस्टर ये कह रहा है कि मैंने 45 दिन का काम जो है 45 दिन में 45 महीने का काम करना है, वहां 72 घंटे में आप कैबिनेट नहीं बना पा रहे। तो इसका ताल्लुक मुझे लगता ये है कि गालिबन या तो उस फैसले को रिव्यू करने जा रहे हैं जो शहबाज शरीफ साहब के हवाले से है, और अगर वो फैसला रिव्यू होने जा रहा है तो फिर इस कैबिनेट में मैं चौधरी निसार साहब को भी देख रहा हूं और दीगर लोगों को भी देख रहा हूं, और अगर ये सिर्फ 45 रोज की कैबिनेट है तो इसमें शायद चौधरी निसार साहब नहीं हो और वो अगली कैबिनेट का इंतजार करें। तो ये मुझे वो लग रहा है। बाकी जो सूरत हाल है वो यही है कि मियां नवाज शरीफ के खिलाफ जो अब मुकदमात में तेजी आने वाली है, जी हाँ, इसका बड़ा ताल्लुक ये होगा कि किस तरीके से जो है मौजूदा वजीर आजम मियां नवाज शरीफ को इस सूरत हाल से निकालने में कामयाब अच्छा, हो पाते हैं नहीं हो पाते। बिल्कुल। अच्छा, ये बड़ा चैलेंज होगा। बिल्कुल मुसद्दिक मलिक साहब, आज कोई 6 सवाल उठाए हैं, उसमें एक हुदैबिया पेपर मिल्स की अपील थी जो कि नहीं दायर हो सकी अभी तक। ये फवाद चौधरी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, और उसके अलावा भी उन्होंने बहुत सारे, उन्होंने कहा वॉल्यूम 10 भी निकालें और बाकी चीज़ें भी निकालें। काफ़ी लंबे उनके जो है वो सामने आए मुतालबात। तो ये आपको लगता है कि एक बड़ा मसला हो सकता है और इसी के पॉइंट ऑफ व्यू में ये फैसले हो रहे हैं जो डिले भी हो रहे हैं? हमें तो ये एक ही बड़े फैसले के मुख्तलिफ हिस्से लगते हैं। इस वजह से हम तो इसके अंदर कोई बहुत ज़्यादा तफरीक नहीं करते कि कुछ हो गया है और कुछ होने वाला है। जो हो गया है वो हमें नज़र आ गया है, जो होने वाला है वो नज़र आ जाएगा, तो उसमें कोई बहुत बड़ा फ़र्क नहीं है। दूसरी जो बात है वो ये है कि आपने बहुत से देखे होंगे वज़राए आज़म की इलेक्शंस, आप गई हमेशा से कवर करती रहीं। कल जो एनर्जी थी हाउस के अंदर वो है जवाब हर सवाल का। ये जितनी दरारों का आज जिक्र किया जा रहा है, ये पहले हम 60 लोग सुनते रहे, फिर वो 35 हो गए, फिर पता चला 6 रह गए, फिर पता चला अब 2 बुजुर्ग, आप एक हमारे सीनियर रहनुमाओं की बात कर रहे हैं कि किसी रेस्टोरेंट में एक बैठे हुए थे दूसरे बैठे, इससे नहीं कर चलेगा। मुलाकात नहीं हुई? वही होगी जी, मैं तो था नहीं वहाँ पे, मुझे मालूम नहीं है। लेकिन मुझे इतना मालूम है कि मुलाकात क्या, आप रोज़ भी अगर साथ बैठें तो कुछ बाल बीका नहीं होता, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। आप बेशक हंस दें, लेकिन ये हमारा मुझे तो खबर मिल गई है सर। देखिए नहीं, मैं तो आपको, नहीं, ठीक है, आप बेशक खबर लगाइए। देखिए ये जमहूरी अमल है। मैं रोज मिलता हूँ शफकत साहब से, रोज मिलता हूँ सैयद नवीद कमर साहब से, प्रोग्राम करता हूँ चौधरी साहब के साथ। मतलब। इससे क्या फर्क पड़ता है? ये हमारे दोस्त हैं, हम बाहर मिलते हैं, कॉफी पीते हैं, हम तो इकट्ठे बैठ के पीटीआई के जो दोस्त हैं और पीपल्स पार्टी के दोस्त मुस्तफा नवाज खोकर साहब के साथ कॉफी पीते हैं। वज़ीर आज़म दबाव में नहीं, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। जो दबाव में अब तक नहीं आए, तो इससे बड़ा जो दबाव आपके दिल में है वो जरा डाल लीजिए, फिर देख लेंगे किस दबाव में आते हैं। पर यही वो पैगाम है जो आज दिया गया, पॉलिसी नहीं बदली। जी पॉलिसी क्यों बदलेगी? हम इनके हुकूमत बदल गई है, पीटीआई की या पीपल्स पार्टी की हुकूमत आ गई है, कोई मखलूत हुकूमत आई है, किस काहे को पार्टी की पॉलिसी बदलेगी? वही पॉलिसी रहेगी। इस वक्त हम बैठ रहे हैं, जैसे कि आपने भी पहले बताया, सोचो विचार हो रही है कि बेहतरीन कैबिनेट इस फाइनल रन के लिए जिसने हमें इलेक्शन ईयर के अंदर लेकर जाना है, वो क्या बेहतरीन टीम होगी जो इलेक्शन ईयर के अंदर लेकर जाएगी। उसमें बहुत से लोग हमारे पुराने ही होंगे, हो सकता है कुछ एक आध नए आए, ये मैं आपको कोई इत्ला नहीं दे रहा क्योंकि मैं उस सीनियर लीडरशिप का हिस्सा नहीं हूँ। ठीक। और हमारी जो सीनियर लीडरशिप है उसके ऊपर हमें बेहतरीन भरपूर एतमाद है। अच्छा, अगर नए अगर आए तो पहले ही नए लोगों की वजह से काफी मसले नहीं, तो मसले देखिए, मसले जरूर मसले देखिए, मसले तो ऑपोजिशन के लिए और जो और लोग हैं उनके लिए पैदा होते हैं, हमारे लिए क्या मसला है? हमने तो फाइनल रन के लिए जाना है, लोगों से वोट मांगने के लिए जाना है, उसके लिए जो हमारी टीम है उसको तरतीब दें। ये इंपॉर्टेंट है। शफकत साहब, मैं ब्रेक के बाद ये सवाल आपके सामने भी रखूंगी कि प्रॉब्लम्स हैं क्या, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक, वापस आएंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन, एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। और यहाँ इख्तियार की बात हो रही थी, बड़ी अहम बातें जो हैं वो मुसद्दिक मलिक साहब ने की हैं। उन्होंने कहा है कि जो भी काबीना होगी हम डिलीवर करेंगे, इलेक्शन में जाएंगे। ये नैब के मुकदमात भी खुल रहे हैं सर, तो ये क्या सूरत हाल क्या बनेगी? इसलिए कि अगर जराइम किए हैं तो मुकदमात तो खुलेंगे, फिर क्यों नहीं खुलेंगे? और अगर सुप्रीम कोर्ट का आप ऑर्डर पढ़ें तो उसमें तो बड़ा क्लियर रेफरेंस है ना कि ये 4 चीज़ें या 5 चीज़ें हैं, उन पे रेफरेंस जाना चाहिए। तो अभी आगे जो इलेक्शन आएगा, लेकिन सर एजाजुल एहसन साहब को निगरान मुकर्रर करने का मतलब आप जानते हैं, मतलब एक तो खैर उसका जो कॉन्स्टिट्यूशनल रोल है नैब का, उस पर सवाल उठे हैं। बहरहाल आज हाशमी साहब ने भी, लेकिन अब क्या किया जाए? अगर सारे इदारे बर्बाद हो चुके हों
अभी पहले आप डिस्कस कर रहे थे, मेरा ख्याल है रजा रबानी साहब कह रहे थे अभी कि जी उस पे भी कि करेंगे बात। मुख्तलिफ जो अदारे हैं वो एक दूसरे की हदूद को फैलांग रहे हैं। मसला ये है कि जब आप काम नहीं करेंगे वैक्यूम आ जाएगा, वैक्यूम रह नहीं सकता, कोई ना कोई आके उस वैक्यूम की जगह लेगा आके। इसीलिए आप असल अगर नैब काम नहीं करेगा और इतना पार्टीजन होगा और नैब का चेयरमैन जो है उसके बारे में रिमार्क्स बार बार आ रहे हैं, लेकिन उसको टस से मस नहीं हो रहा शेर का बच्चा कि जी वो कह रहे हैं कि जी बिल्कुल ये पार्टीजन है, ये हुकूमत के साथ मिला हुआ है, कोई अदारा काम नहीं कर रहा। तो फिर क्या किया जाए? फिर तो यही होगा ना कि सुप्रीम कोर्ट को बहुत सारे काम करने पड़ेंगे जो कि उसको बहुत ही इमरजेंसी में करने चाहिए, और इसको अब इमरजेंसी समझ रहे हैं कि उनको करने पड़ रहे हैं। अब ये जो मुकदमा था नवाज शरीफ साहब का, ये सुप्रीम कोर्ट में क्यों था? इसलिए कि नीचे कोई अदारा 29 मुकदमात हैं नवाज शरीफ साहब के आवाज क्रिमिनल नेचर के, कोई होता ही कुछ नहीं। अच्छा, मगर एक इम्पॉर्टेंट बात है, मैं मजहर साहब से पूछ लूँ फिर मैं आपके पास आती हूँ। नवीद कमर साहब, ये इरफान मंगी साहब की अनाउंसमेंट हुई, फिर वो विड्रॉ कर ली गई, तरदीद आ गई बल्कि कि ये गलत अनाउंसमेंट है। अब केसेस जो रेफरेंसेस दायर हुए हैं, कल शायख उस्मानी साहब कह रहे थे कि साबिक वजीर आज़म को और ख़ानदान को जो है उसके ऊपर अपनी ज़मानतें करवा लेनी चाहिए। तो आपको क्या लगता है अगले कुछ दिनों में किस किस्म की थ्रिल जो है वो पैदा होगी? क्योंकि अभी तो नैब के सामने सब लोगों को हाजिर होना है इसके लिए, इन्वेस्टिगेशन के लिए। देखिए, चॉइस बहुत बिल्कुल सिंपल सी है। अगर नैब रेफरेंसेस बनते हैं, केसेस रजिस्टर्ड होते हैं और केस रजिस्टर होगा तो जाहिर है अगर आप अपनी ज़मानत नहीं करेंगे तो इस चीज़ का कवी इम्कान है कि वारंट गिरफ्तारी जारी हों और फिर गिरफ्तारी भी हो सकती है। दूसरी बात, अभी जो शफकत कह रहे थे बिल्कुल ठीक कह रहे थे, बुनियादी बात ठीक है कि इदारे बने होते तो शायद ये सूरत हाल आती नहीं सामने, लेकिन हमें सुप्रीम कोर्ट को भी संभाल के रखना है। सुप्रीम कोर्ट अगर नैब के इन रेफरेंसेस को मॉनिटर करेगी और फिर अपील भी सुप्रीम कोर्ट के ही पास जाएगी तो हर काम अगर सुप्रीम कोर्ट अपने जिम्मे ले लेगी तो फिर बहुत से सवालात उभर आएंगे। तो इसलिए बेहतर ये कि जब आप नैब रेफरेंसेस जाएगा, अगर नैब को फ़र्ज़ करें गवर्नमेंट, और इस चीज़ के बिल्कुल इम्कान मौजूद होता है कि गवर्नमेंट इन्फ्लुएंस भी कर ले, तो अल्टीमेटली तो अपील सुप्रीम कोर्ट के पास ही आनी है। अगर सुप्रीम कोर्ट के पास अपील नहीं आनी होती तब तो ये बात ठीक थी। ये बात देखिए, JIT का जो मामला था वो बिल्कुल मुख्तलिफ था इससे, कि JIT सुप्रीम कोर्ट ने अपनी इन्वेस्टिगेशन को और अपनी जो भी उनके पेंडिंग क्वेश्चंस थे उनको एड्रेस करने के लिए बनाई थी। सही। यहाँ एक फैसला हो जाता है और फैसले के बाद आप रेफर कर देते हैं, रेफरेंस भेजते हैं नैब को, और उसके लिए जब आप मॉनिटरिंग की बात करती है तो फिर ये डिबेट शुरू हो जाती है। बिल्कुल, और यही नवीद कमर साहब, बिल्कुल मजहर साहब, बिल्कुल ये जो इरफान मंगी साहब की अनाउंसमेंट और फिर उसके बाद तरदीद का आना, आपको लगता है कि JIT के ही लोगों को वापस लाने का कोई पैगाम था जो दिया गया, या ये नहीं होना चाहिए था? मुझे तो सारी चीज़ एक पार्ट ऑफ द सेम प्लान नज़र आ रही है कि नवाज शरीफ साहब को डिस्क्वालीफाई तो कर दिया गया, लेकिन एक रिलेटिवली लाइटर इशू के ऊपर जो अकामा का था, लेकिन लेट मी गिव माय व्यू पॉइंट। लेकिन जो उनके ऊपर ज़्यादा जो सीरियस चार्जेस हैं उसको इस प्रोसेस के थ्रू लेके जा रहा है। एपरेंटली भी यही कह रहे हैं कि उन 5 जजेस में से एक बैठ के मॉनिटर कर रहा है, तो मुझे तो कोई सूरत नज़र नहीं आती कि नवाज शरीफ साहब की बचने की इस पूरे प्रोसेस। So that's the game plan, in fact. That's what it appears as an outside observer. I hope I'm wrong. I hope our institutions are much stronger than that. लेकिन अगर इस तरह से यही वो बात है जो रजा रबानी साहब कह रहे हैं कि 62-63 को इस्तेमाल किया जा रहा है 58-2 के तहत। वो तो हो गया ना, वो तो इस्तेमाल हो गया। अब हम आगे चल रहे हैं, अब हम आगे चल रहे हैं। अब देखें ना, पॉलिटिकल प्रोसेस में आफ्टर ऑल PML एंड नवाज शरीफ फैमिली इज स्टिल अ बिग पार्ट ऑफ द पॉलिटिकल प्रोसेस। तो इसको इस तरह से आप ने वो पीपल्स पार्टी कह रही है, लोग नहीं कह रहे। एक मिनट अर्ज कर लूं। आप भले मुझे लेट मी जस्ट कंप्लीट दैट। बेहतर होता अगर कोई ऐसा जज आता जिसने अपना व्यू पॉइंट दे न दिया हो इस पे।
अब देने के बाद अब बैठ के मॉनिटर करना इम्पोर्टेंट foregone सर। आप कह ले फिर मैं क्विकली कहता हूँ ताकि डॉक्टर साहब उसका जवाब दे सके। अगर ये साजिश है कि जी ये होना ही है कि अगर उनको लगा दिया तो उसका मतलब है कि बचते नहीं है। साजिश का वर्ड आप चले साजिश का लफ्ज मैंने कि अगर ये होना ही है, अब पता नहीं इसको किस तरीके से कहा है, तो इसका मतलब है कि पिछले 30 साल में जो 29 केसेस बने हैं क्रिमिनल, वो एक बहुत बड़ी साजिश थी कि उनका ट्रायल ना हो। अगर ट्रायल ना होना साजिश थी, हाँ, तो क्यों नहीं? तो अगर नैब के 6 नहीं, अगर नैब के 6 केसेस जो थे उनको अगर दाखिल दफ्तर कर दिया गया वो भी देखिए बात ये है कि अदारे आपके कोलैप्स कर चुके हैं और उसके इसीलिए तो अदलिया डोमिनेट कर रही है। अच्छा, लेकिन इसीलिए एक तो चीज नज़र अब्बादी साहब कह रहे हैं। मैं सिर्फ तस्दीक कर दूं, जो फैसला आया है वो उसके दो पहलू हैं। अब ये फैसला इकट्ठा हो गया है, वो जो पहले आया था जो बाद में आया था, दोनों को मर्ज कर दिया गया, ये एक फैसला है। ठीक, जो पहले 2 जजेस ने किया था उसके ग्राउंड्स ब्रॉड थे, ठीक, मनी ट्रेल नहीं है, झूठ बोला है, ये उस सारा पे फैसला नहीं आया ना सर, उन्होंने आया है एफजेडी पे। मसला तो ये हम सब तो यही एक्सपेक्ट कर रहे थे ना। अच्छा, एफजेडी नहीं, अब वो फैसला हो गया इकट्ठा। अच्छा तो मलिक उनको साहब, जो पहले जो मनी ट्रेल और झूठ बोलने का था, जिन पे पहले डिस्क्वालीफायर, वो अब डॉक्टर मर्ज हो साहब, गया जी, इसके साथ। डॉक्टर साहब मैं आती हूँ सर। डॉक्टर साहब आप क्या कहेंगे? ये मैं क्या कहूँगा, आप कह रहे हैं अगर होना ही है, अगर और क्या होना है और आप कर क्या सकते हैं? ये क्या बात हो रही है कि अगर और होना है? आपने एक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो डिस्क्वालीफाई हो गए, अगर और आपने क्या करना है? और क्या हथकड़ियां लगनी है? तो लगा दीजिए। मतलब कहा पहली ये दफा जा- लगेंगी, हाँ। इससे पहले नहीं लगाई हैं, इससे पहले डिस्क्वालीफाई नहीं किया है, इससे पहले मुल्क बदर नहीं किया है, इससे पहले जेल में नहीं डाला है, तो डाल दीजिए, क्या मसला है? आपने वैक्यूम का जिक्र किया कि खला है, ये खला तो 1955 में भी था, ये खला जो है ये तो 58(2)B में भी था, ये खला तो 1990 में भी था जब 3 हुकूमतें जो हैं ऊपर नीचे उल्टाई। ये खला तो उस वक्त भी था जब अयूब खान आए, फिर याहिया खान आए, फिर ज़ियाउल हक आए, फिर परवेज़ मुशर्रफ आए। ये खला अब भी है 62, 62-63 की शक्ल में। और 62-63 में 1.5 साल रोज़ मुकदमा चलाने के बाद आपने किस बात पे डिस्क्वालीफाई किया कि वो तनख्वाह जो नहीं ली, डिक्लेयर नहीं की। यानी वो तनख्वाह एसेट छुपाए ना, नहीं वो जी, उस पे सुन लीजिए ना सुन लेने लीजिए, के नहीं वो तनख्वाह है, ये एसेट है। ये मैं बात आपके प्रोग्राम के तवस्सुत से क्लियर करना चाहता हूँ। उन्होंने ये कहा है कि आपका एसेट था वो तनख्वाह जो लिखी थी, आपने नहीं ली, आपने तनख्वाह नहीं ली, वो तनख्वाह जो आपने नहीं ली आपने डिक्लेयर नहीं की, इस वजह से आपको हम डिस्क्वालीफाई करते हैं। Also आप जितनी live, मरतबा also देखिए का मेरी बात सुन लीजिए, जितनी मरतबा मर्जी वो पढ़ लीजिए। बाकी मनी ट्रेल, चोरी चकारी, धांधली, किकबैक्स, मनी लॉन्ड्रिंग, उसका मुकदमा तो अभी चलना है, उसके ऊपर तो कोई फैसला नहीं हुआ। उस पर तो फैसला ये हुआ है कि मुकदमा चलाया जाए। 1.5 साल के बाद वो तनख्वाह जो नहीं ली उसकी नॉन डिक्लेरेशन पे आपने इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को भेजा है, घर तो भेज दें, चले तो गए हैं, तो अब और आपने क्या करना है? तो वो बता ये दीजिए। रियलाइजेशन तो अब आपको हुई है ना, देखिए, जब बीबी को भेजा था, जब इतने चलिए बहुत सारी मान लेते हैं, government अगर सब मैं देखिए, आपकी बात मान लूं, जो रिफॉर्म्स आपकी सुनिए, पार्लियामेंट ने करनी थी सुनिए, वो नहीं कर सकी। सुनिए, ये इन अगर 4 मैं सालों के आपकी अंदर। बात मान लूं तो उससे कुछ बदल जाएगा। आप ये चाहती हैं कि जो वजीर आजम डिस्क्वालीफाई हुए हैं, आप ये कह रही हैं कि हमारी गलती है, तो कह दीजिए। किसकी गलती? आपने अभी जो कह रही हैं आप, मैं तो सवाल कर रही हूँ, किसकी मैंने तो गलती? आपको जवाब दे दिया कि ये पहले कि ये होना था। जो आप खला की बात कर रही हैं, आप ये कह रहे हैं कि ये मैंने होना था। आपको खला की तरतीब बता दी। ओके। एक और खला था वो पुर हो गया, हाँ। अगर कोई रह गया तो कर लीजिए। तो आपने ये कहा कि प्राइम मिनिस्टर साबिक वजीर आजम रेडी हैं, अगर उनको हथकड़ियां लगाते आप हैं, कमाल उनको जेल करती में हैं, डालते आपने हैं, उनको ये अडयाला पहले लेके नहीं हुआ जाते हैं। क्या? हाँ। पहले नहीं हुआ, होता रहा है। हमारा ये लेकिन जाती- sitting prime हमारा minister ये की जाती तो वो ख्याल नहीं है, रहे। हमारा ये जाती ख्याल है कि आपने एक दफा भुट्टो को फांसी लगाया, आज तक वो जिंदा है। आप जितनी दफा ये करेंगे आप उतनी लाइफ लाइन दे रहे हैं। मियां साहब, भुट्टो पता साहब, चल जाएगा। हाथ कंगन को आरसी क्या, कोई बहुत पुराने ठीक है, वो अगले elected दिन prime की बात minister है, लेकिन ये भुट्टो 2000 साहब- मैडम 2018 आ रहे हैं, डिस्क्वालीफाई हो गए हैं। कल आपने एक जुमला- देख ली एक एनर्जी जुमला। लेवल, कल एनर्जी लेवल आपने हाउस में देख ली, तो इलेक्शन में भी देख ली। एक जुमला, यही जवाब होना चाहिए जमहूरी हुकूमतों का। अगर हम हार जाएंगे तो ठीक है, अगर जीत जाएंगे तो फिर जी, आप आपके सर साथ एक आ जुमले के बाद आपके एक पास आ- जुमला। हाँ, जो पहले 2 जजेस ने डिस्क्वालीफाई किया था उस वक्त एफजेडी कैपिटल नहीं आई थी, तो जभी तो वो उनका फैसला और इनका फैसला अब मर्ज हो गया। ग्राउंड सिर्फ एक नहीं है, ग्राउंड अब मनी लॉन्ड्रिंग वो जो पहले जिस पे हुआ था वो अब अलाइव ग्राउंड है।
झूठ बोलना भी उसमें शामिल है। डिस्क्वालीफाई किस बात पे FZD किया? पूछिए कैपिटल इनसे। तीनों चीजों पे, तीनों चीजों पे आपने पढ़ा है मुकदमा? आपने अच्छा, पढ़ा है मुकदमा? आप तो अहले जी, कलम जी, है, आप उस पे बता दीजिए ना जरा, FZD नाज़रीन का को तो बता है, वो दीजिए। उन्होंने तनख्वाह का तो लिखा है ना कि ये छुपाया और जजेस बताया ने, नहीं, और जी। ये ग्राउंड लिया, दो जजेस ने और ग्राउंड्स लिए। उन्होंने कहा कि ये सादिक नहीं कंक्लूजन है। दोनों हाँ, का एक ही रहा। हाँ, एग्जैक्टली। अच्छा, मतलब आप कुछ कहना चाहते हैं, क्योंकि अब पीपल्स PMLN जब बात देखिए, करती है ना, अच्छी बात है, मैं ये समझती हूँ एज अ डेमोक्रेट कि बिल्कुल अच्छी बात है कि इनको अब डेमोक्रेसी का वो आ रहा है कि एहसास हो इलेक्टेड गया। प्राइम मिनिस्टर का एहसास हो रहा है। लेकिन आप क्या समझते हैं कि ये जो एहसास महरूमी पैदा हो रहा है, इसका फायदा PMLN उठाएगी? देखिए, एक चीज़ है, एक बात तो ये कि हम जब माजी की मिसालें देते हैं तो माजी की बरतरफी में हिस्सेदार रही हैं पार्टियां। एक दूसरे की गवर्नमेंट गिराने में किसी ना किसी तरीके से आपने या तो उस गिराने को वेलकम किया है या उस गिराने का हिस्सा रहे आप, बदकिस्मती से। तो माजी की मिसालें हमें उस अभी तरह है, नहीं देनी अभी वही चाहिए। है, कुछ नहीं दूसरे- बदला, वही डिजाइन है, उसी तरह कुछ पार्टी सपोर्ट कर रही है। अगर वही है तो चीजें देखिए मुसद्दक साहब, मसला ये है बिल्कुल, एक तो ये कि क्या इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर शुड बी अबव ऑल द लॉज, अकाउंटेबिलिटी से अबव होना चाहिए प्राइम मिनिस्टर को। जब हम ये कॉनोटेशन देखते हैं कि जी इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को घर भेज दिया, किस तरीके से घर भेजा है ये डिबेटेबल बात है। हम भी यही कोर्ट ने भेजा है, हम भी यही कोर्ट कह ने रहे हैं। भेजा है। हाँ, किसी यही तरीके कह रहे वो से कह रहे भेजना किसी चाहिए, तरीके मगर से जिस जाता है तो तरीके से अलग भेजा बात। उस पर दूसरी वो बात- कोर्ट ने debate- भेजा, इससे लेकिन बड़ा अदारा दूसरी नहीं है बात मुल्क ये- में। दूसरी बात अस्मा, जो शफकत शुरू में बात करें, देखिए मेरा ख्याल है सुप्रीम कोर्ट ने जब ये फैसला कर लिया कि 6 हफ्ते का उन्होंने टाइम दिया, 6 हफ्ते में रेफरेंस फाइल हो जाना चाहिए, 6 महीने का टाइम दिया कि 6 महीने में ये इसका फैसला हो जाना चाहिए। उसके बाद मेरा ख्याल है सुप्रीम कोर्ट ने उसके बाद जब मॉनिटरिंग वाली बात की, वो मेरा ख्याल है उसको देखना चाहिए था, क्योंकि जब आपने एक उनको डेडलाइन दे दी है तो उस डेडलाइन से वो आगे तो नहीं जाएंगे। यही ये बात मुकदमा नवीद 6 कमर साल तो साहब भी नहीं कह रहे हैं चलेगा। कि वो क्वेश्चंस जो हैं उठाए जा रहे हैं उसके ऊपर। अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। मैंने आज जाते जाते एक बात ज़रूर करना चाहती हूँ, रज़ा रब्बानी साहब ने जो तजवीज़ दी है, उन्होंने इसी जो दूरियां हैं इदारों के बीच, उस पर उन्होंने कहा है कि मैं सेनेट ऑफ पाकिस्तान को पेश करता हूँ कि इसके ऊपर आके बैठें और जो इदारों के बीच तनाव है उसके बारे में बात करें। हम कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स की भी बात मिसाके जमहूरियत में होती रही, PMLN नहीं मानी उसके ऊपर। आज अगर कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट होती तो शायद इनको इतनी दिक्कत नहीं होती। अब भी वक्त है कि पार्लियामान के प्लेटफॉर्म के ऊपर अगर तमाम इदारों, जो कि अदलिया, एग्जीक्यूटिव एंड मिलिट्री है, उसके साथ बैठ के कोई फार्मूला तय हो सकता है, कोई बातचीत हो सकती है। क्या ये तजवीज़ काबिल अमल है या नहीं, सेनेट के अंदर पाकिस्तान की जो सियासी जमातें उनको ज़रूर रिस्पॉन्ड करना चाहिए। फैसला आपका।